डीएनए। ओके, देखते हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगी लेकिन ट्रांसलेशन में नहीं होगी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? डीएनए। एग्जैक्टली। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए टू प्रोटीन जब बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में आपके पास सिर्फ आरएनए काम कर रहा है, एमआरएनए टी, मतलब जितना भी आरएनए का 3 टाइप है वो तीनों इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन डीएनए का ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? डीएनए। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 में आया हुआ सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग्स इज करेक्ट इन डीएनए मॉलिक्यूल। हाँ जी। ओके, ऑप्शन सी। एडेनिन और थायमिन। ठीक है, और एंड अबू बकर, व्हाट डू यू थिंक? फाइन। उसने पूछा कि बेस पेयरिंग यहाँ पे कौन सी सही हुई हुई है डीएनए के अंदर। सबसे पहले तो देखो ऑप्शन बी तो वैसे आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यूरेसिल जो है वो आरएनए के अंदर होता है, डीएनए में नहीं होता, तो इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद आपको पता है कि जो एडेनिन है वो हमेशा पेयर करता है थाइमीन के साथ। ऑप्शन ए भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि ग्वानिन हमेशा पेयर करता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। चलें, क्वेश्चन 3 है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज़, और ये 2016 का सवाल है आईमेट में। इन यूकैरियोटिक सेल्स विच ऑर्गेनल कंटेन्स सर्कुलर डीएनए सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। पता नहीं आपके क्लास में है या नहीं है। ओके, यू गो फर्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। विच इज़ द राइट ऑप्शन? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द राइट ऑप्शन। गुड। यहाँ पे हमारे पास मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बता दूँ आपको। उसने पूछा कि कौन से ऑर्गेनल के अंदर, जैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, अपने पास कौन से ऑर्गेनल में वो ऐसा सेम कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा। वैसे अपने पास न्यूक्लियस में हमारे लीनियर डीएनए होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है लीनियर डीएनए का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। एक थ्योरी जो कि कहती है, जिसका नाम क्या है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमारे पास लिन मार्कुलस ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो इवॉल्व हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पे एक एरोबिक बैक्टीरिया था, लेकिन एक बड़े से प्रोकैरियोटिक सेल ने उसे इंगल्फ कर लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं किया। तो जब सेल के अंदर एक सेल चला गया, यानी कि सेल, तो वो जो सेल इंगल्फ हुआ, जो बैक्टीरिया इंगल्फ किया गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है आज हमारे पास, वो एक ऑर्गेनल की तरह काम करने लगा। तो इस तरीके से हमारे पास यूकैरियोटिक सेल बना। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो ये थ्योरी कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एक टाइम पे बैक्टीरियाज थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। सही है। उसके बाद अगर न्यूक्लियस में देखो तो वहाँ पे लीनियर डीएनए आपको मिलता है। देन वी हैव क्वेश्चन 4, 2018 का सवाल है ये। अ म्यूटेशन इन अ सोमैटिक सेल इज़ डैश। ये कल ही हमने पढ़ा था कि जब सोमैटिक सेल के अंदर, यानी कि गैमेट के अलावा आपके पास जितना भी सेल है वो सोमैटिक सेल कहलाता है। जब उसमें म्यूटेशन आती है तो फिर क्या होता है? सॉरी। सी वाला ऑप्शन है। ओके, ओके।
सो यहाँ पे अगर म्यूटेशन आपके पास, हमेशा याद रखिएगा, सोमैटिक सेल में आएगी तो वो कभी भी आगे आने वाली जनरेशन्स में नहीं पास होगी, ठीक है। जब तक म्यूटेशन जी गैमेट्स में नहीं आती तब तक वो फ्यूचर जनरेशन्स में नहीं पास होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा कि इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग्स नहीं। इनहेरिट तभी होगी जब वो ओवम या फिर स्पर्म के अंदर कोई म्यूटेशन आती है। उसके अलावा अफेक्ट्स ऑल फ्यूचर जनरेशन नहीं। अगर वो इनहेरिट ही नहीं होगी तो वो आगे आने वाली जनरेशन्स में क्या आएगी। उसके बाद ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है कि वो ऑफ स्प्रिंग्स में पास नहीं होती। ऑप्शन डी अगर आप देखो तो ऑलवेज रिजल्ट्स इन कैंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, व्हाट डू यू थिंक, ऑप्शन डी क्यों सही नहीं है? समटाइम्स हमारे पास हार्मलेस ट्यूमर भी बन जाते हैं और जिन्हें हम गिल्टियाँ कहते हैं, क्या तो कहते हैं? ऑलवेज कैंसरस नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली। डेली लैंग्वेज में गिल्टियाँ कहते हैं, तो मतलब हार्मलेस गिल्टियाँ भी बनती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि म्यूटेशन कैंसरस नॉन कैंसरस को भी अगर आप हटा दो तो आगे जब आप बात करते हैं म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन हमारे पास हमेशा, ऑप्शन डी इसलिए गलत है, उसमें यूज़ किया हुआ है वर्ड ऑलवेज का, तो हमेशा कैंसर होने के चांसेस 100% नहीं होते। म्यूटेशन कभी कभी पॉजिटिव भी होती है, ठीक है, म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, कैंसर के अंदर भी हमारे पास जो आपने बात मेंशन की, हमारे पास 2 तरीके का कैंसर होता है। मतलब जो कैंसर क्या है बेसिकली, जब सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल तरीके से ग्रो करने लगें तो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ जो सेल्स की बन जाती है, उससे आप जो एक्स्ट्रा सेल बन गया जो काम भी नहीं कर रहा लेकिन एनर्जी को यूज़ कर रहा है, तो अगर तो वो बॉडी के अंदर एक जगह पे बने तो वो कैसा, वो कैंसर तो है लेकिन वो जो मास ऑफ सेल है उसे ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो वो भी एग्जैक्टली वो बिनाइल है, वो बिनाइल ट्यूमर है। लेकिन अगर वो बॉडी में फैलने लगे तो वो फिर मैलिग्नेंट है, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है एंड दिस इज कैंसरस। ओके, वी हैव क्वेश्चन 5 यहाँ पे 2020 में अभी आया हुआ सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, फॉर अनवाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अभी रेप्लिकेशन की बात हो रही है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो ये जो प्रोसेस है इसे आप डीएनए रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं, और कौन कौन से नाम बताए थे, डीएनए पॉलीमराइजेशन और डीएनए डुप्लीकेशन। इन सब का मतलब एक ही है कि जब डीएनए से आप डीएनए बना रहे हो, मैम ये कब होता है, डीएनए से डीएनए कब बनता है, आपके पास सेल साइकिल का आपने नाम सुना है, यानी कि जब सेल डिवीज़न होती है तो एक सेल से, माइटोसिस की बात कर रही हूँ, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, ठीक है। तो ये 46 क्रोमोसोम्स बेसिकली, यहाँ पे भी 46 जाता है, यहाँ पे भी 46। माइटोकॉन्ड्रिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट और डॉटर सेल में सेम रहता है, तो ये 46 क्रोमोसोम्स कहाँ से आए, तो बेसिकली क्या हुआ था, जब डिवीज़न हुई उससे पहले हमारे पास एक प्रिपरेशन फेज़ होता है, उस फेज़ के अंदर डीएनए ने रेप्लिकेट किया, सही है, वो पूछ रहा। अब डीएनए रेप्लिकेशन एक अलग से प्रोसेस है, पहले डीएनए क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल वाइंड हुआ होता है, उसको अनवाइंड करना, यानी कि ये जो कर्ल हुआ ट्विस्टेड डीएनए इसको अनट्विस्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए अलग अलग एंजाइम्स वगैरह होता है। पूछ रहा है कौन सा एंजाइम काम करता है, अच्छा ये आप तब तक आप सोचें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारे पास सेल साइकिल है उसके 2 फेसेस होते हैं, कौन कौन से, एक इंटरफेस और एक कौन सा होता है, एम फेस। इंटरफेस क्या है, ये वो फेस है जब सेल तैयारी करता है डिवाइड करने के लिए। इंटरफेस के फिर 3 फेसेस होते हैं, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। ये जो बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे क्या, ये रहा, ठीक है, ये सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो इंटरफेस के 3 फेसेस हैं, G1, S और G2, ठीक है। G का मतलब ग्रोथ है, S का फेस सिंथेसिस है, फुल फॉर्म। M फेस क्या है, M फेस है आपका माइटोसिस या फिर मियोसिस भी हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअल में जो डिवीज़न होती है वो M फेस में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जाते हो तो उससे पहले यू पैक योर बैग्स एंड यू बेसिकली प्रिपेयर फॉर द ट्रिप या फिर वेकेशन।
तो जब वो सेल भी इस तरीके से जब डिवाइड करने जा रहा है, उससे पहले जो उसकी तैयारी है वो इंटरफेस में हो रही है। वो अपने ऑर्गेनल्स को, अपने डीएनए को, अपने एंजाइम्स को, सबको रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो वो इंटरफेस में चीज़ें होती हैं। एम फेज़ में फिर असल डिवीजन एम फेज़ में होती है। फिर माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सही हो गया। अब दोबारा से क्वेश्चन पे वापस आता है कि भाई डीएनए को अनवाइंड कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए हेलिकेज। गुड, डीएनए हेलिकेज, ठीक है। डीएनए हेलिकेज आपको ये डीएनए को अनवाइंड करता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है? बेसिकली हमारे पास जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो उसमें कुछ कट करने के लिए। क्या करने के लिए? कट करने के लिए। सेट। या सॉरी आई डिडंट गेट यू। एनीवेज आपके पास कुछ एक जो स्ट्रैंड होती है डीएनए की, अब वहाँ पे रेप्लिकेशन वाला टॉपिक कभी और समझेंगे हम कभी किसी क्लास में। लेकिन अभी मैं बता दूं कि आपका जो ये एक स्ट्रैंड होती है, बेसिकली इसमें जो नया डीएनए यहाँ पे बनता है वो इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में बनता है। उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ना बेसिकली लाइगेज का काम होता है, ठीक है। लाइगेज जो है वो ग्लू की तरह काम कर रहा होता है इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। इन फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते उल्टा हैं। बोल दिया। मैंने उल्टा बोल दिया था। अच्छा, और मुझे ऐसा लाइगेज कट करने के लिए, काटने के लिए यूज होता नहीं, लाइगेज जो है वो आपके पास फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए। पॉलीमरेज का काम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आपका ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है ना, वहाँ पे प्राइमर लगा हुआ होता है और वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर ट्रांसक्रिप्शन करवाता है बेसिकली, यानी कि डीएनए से आरएनए बनवाने का काम पॉलीमरेज का होता है। हेलिकेज का काम होता है इसको अनवाइंड करवाना, और जिस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करवाता है वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6 हमारे पास 2015 में आया हुआ सवाल है। अभी जो सेल डिवीज़न के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड सवाल है कि कौन से फेज़ के अंदर, इसने पूछ लिया कौन से फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। गुड, एस फेज़ में। और मैं आपको बता दूं ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2 बार तो आईएमएट के पास पेपर्स में और 2-3 बार ये क्वेश्चन जो टोल्क एक और टेस्ट होता है फॉर इटालियन यूनिवर्सिटीज़, टोल्क में भी ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली 2-3 बार पूछा गया है। सो एस फेज़ जो होता है सिंथेसिस फेज़। मैंने भी इसी तरह ये याद रखा, सिंथेसिस फेज में लिया मैंने। तो सिंथेसिस फेज़ के अंदर हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट होता है। क्वेश्चन 7 आईएमएट 2013 का सवाल है, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है। तो आसान सा सवाल है जिनको आपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जोड़ देनी है। ऑप्शन ए वाला आंसर है। एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, राइट। आपको पता है ए के साथ हमेशा टी जाएगा, जी के साथ हमेशा सी, यानी कि एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। गुआनिन साइटोसिन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और थायमीन और एडेनिन के दरम्यान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 8 2023 का 2023 का क्वेश्चन है ये, यानी कि 1 साल पहले का। Which of the following is true about chromosomes during mitosis? अच्छा, ये माइटोसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, माइटोसिस ही होगा यहाँ पे। जी हाँ, माइटोसिस फेज के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो ठीक है, बट देयर वाज अनदर क्वेश्चन जहाँ पे एक मिस्टेक भी थी, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी, सो मैंने सोचा वो एनीवेज देखें।
हाँ ठीक है, सवाल तो ठीक है। डन। बी वाला बी, बी वाला लग रहा डी, बी बी सिस्टर क्रोमैटिड। बी, गुड। बी आपके पास सही जवाब है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं वो गलत क्यों है। ऑप्शन ए में कहता है कि क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग टीलोफेज। भाई ऐसा नहीं होता, कि क्रोमोसोम्स की जो डुप्लीकेशन है वो प्रोफेज में होती है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एनाफेज में आपके पास सेपरेट होते हैं। देखो मैं अभी शॉर्टली आपको बता दूं क्या क्या होता है। सबसे पहले माइटोसिस की 4 फेजेस होते हैं। पहला है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जो आपके पास न्यूक्लियस है उसकी वॉल डीजनरेट होना शुरू हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे इनविजिबल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है, और यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोफेज में होती हैं। उसके बाद हमारे पास है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डीजनरेट हो चुकी है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सारा का सारा क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो माइटोटिक प्लेट के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है सेंटर ऑफ सेल के अंदर, वहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास फेस है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अच्छा मेटाफेज में यहाँ से स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से निकलना शुरू होता है। एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच कर जाते हैं सेंट्रियोल ऑफ क्रोमोसोम पे, और ये इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन जो होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स की वो कहाँ पे होती है, वो एनाफेज में होती है। और टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ होता है, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बनता है, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, जब आप इसको, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और क्रोमोसोम ले आऊँ तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब जब मैं इस क्रोमोसोम को अलग करूँगी यहाँ पे, जो कि एनाफेज में होता है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले ये 2 क्रोमैटिड्स बन गई, लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल बन जाता है, तो अभी मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स बन गए। तो इस तरीके से 46 क्रोमोसोम्स से आपके पास 90 कितना बनेगा, 92 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। फिर ये जाते हैं एक सेल में, ये जाते हैं एक में, तो 46 यहाँ पे हो गए, 46 यहाँ पे हो गए। होपफुली समझ आ गया। दूसरा ऑप्शन कहता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड बाय माइटोसिस में कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होते। क्रोमोसोम्स आर अनकॉइल्ड इन प्रोफेज। नो, क्रोमोसोम्स अनकॉइल होते हैं टीलोफेज में। आई वुड से एनाफेज में मे बी, क्योंकि देखो बेसिकली प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है आपके पास, ठीक है। जो आपके पास क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होना शुरू होता है, तो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है प्रोफेज में। तो ये बात यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो लिखा हुआ होता क्रोमैटिन जो है वो अनकॉइल होता है, तो वो एक सही चीज़ होनी थी। क्रोमोसोम अनकॉइल होता है, डजंट मेक सेंस। देन वी हैव क्वेश्चन 9, 2011 का सवाल है ये। विच टाइप ऑफ RNA ब्रिंग्स अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाई थी कल। एग्जैक्टली, तो अमाइनो एसिड कौन ला के दे रहा है, tRNA, ठीक है। दूसरा काम क्या था इसका, एंटी कोडॉन होता है इसके पास, तो ये इन्फॉर्मेशन को रीचेक करने का काम करता है। mRNA क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है DNA टू राइबोसोम, ठीक है। किस फॉर्म में, कोडॉन की फॉर्म में। कोडॉन क्या होता है, हमने क्लास में समझा था। RNA का काम है राइबोसोम बनाना, जो कि बेसिकली एक जगह प्रोवाइड करता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री। क्वेश्चन 10 2017 का क्वेश्चन है ये। अ विमेन, ओके दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन।
A woman is heterozygous for a recessive genetic, ये कल हमने sex linked disorders characteristics पढ़े थे, तो उसी का सवाल है ये. Her husband is also heterozygous. What is the probability that their child will have the condition? Now this question is your homework. ठीक है, do this question on your own. Okay. Then we have अब ये हमारे पास है 2012 का क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू 2012 के पेपर की सीरीज़ ये क्वेश्चन 15th है. ठीक है, टॉपिक क्रोमोसोम वाले टॉपिक से रिलेटेड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ह्यूमन क्रोमोसोम्स? हाँ जी, ऑप्शन डी. एंड वाई? क्यों आपको डी गलत लग रहा है? मुझे क्यों लग रहा है क्योंकि जब स्पिंडल अटैच होती है वो तो काइनेटोकोर पे अटैच होती है, सेंट्रियोल पर थोड़ी. गुड, एग्जैक्टली ऐसा ही है. तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत जवाब है, क्योंकि देखो इट कंटेन क्रोमोसोम के बारे में आपने स्टेटमेंट गलत चूज़ करनी है. दे कंटेन रीजन्स कॉल्ड जीन, बिल्कुल सही है. क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं. दे आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है और डीएनए होता है, बिल्कुल सही है. आपको पता है प्रोटीन ज़्यादा होता है डीएनए से, मतलब 60% प्रोटीन होता है क्रोमोसोम में और 40% डीएनए होता है. एंड देन वो कहता है कि दे आर समटाइम्स नॉट फाउंड इन पेयर्स, विच इज़ राइट. जो आपके पास एक्स क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, तो वो आपको पेयर फॉर्म में नहीं मिलता. ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर अटैच होता है कहाँ पे? ये आपके पास क्रोमोसोम है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. इसको आप कहते हैं काइनेटोकोर. बेसिकली ये प्रोटीन्स होता है और इसके साथ आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. बाय द वे, स्पिंडल फाइबर अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिनेट कहाँ से होता है? वो सेंट्रियोल से होता है. एग्जैक्टली. तो स्पिंडल फाइबर निकल कहाँ से रहा है? सेंट्रियोल से. ठीक है, सेंट्रियोल बेसिकली इस तरीके से दो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे आप? सेंट्रोमियर बोलते हैं. सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोमियर तो ये पोजीशन है, ये सेंट्रोमियर है. बेसिकली ये जो आप कॉन्स्ट्रिक्शन देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं. इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं. यहाँ पे प्रोटीन होता है काइनेटोकोर. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम. ठीक है, ये भी 2012 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिफरेंट इन अ पेयर ऑफ नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स? यानी कि आपको बताना है कि कौन सी चीज़ नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर डिफरेंट होती है दोनों में. एक देखो ट्विन्स हमारे पास या तो आइडेंटिकल होते हैं या तो नॉन आइडेंटिकल. आइडेंटिकल को आप कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और नॉन आइडेंटिकल को कहा जाता है डाइजाइगोटिक. मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास एक ओवम को जब दो स्पर्म्स फर्टिलाइज करें तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल. और जब दो ओवम हो, दो स्पर्म्स फर्टिलाइज करें तो वो डाइजाइगोटिक, यानी कि दो जाइगोट यहाँ पे बनेंगे. मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि एक ही जाइगोट फिर बाद में स्प्लिट हो जाता है दो में. वो पूछ रहा है कि जो डाइजाइगोटिक है उसमें डिफरेंट क्या चीज़ होती है? I think alleles. ओके, क्या चीज़ डिफरेंट हमें जाननी है, राइट? अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए दोनों में सेम होता है. ठीक है, और टोटल एडेनिन ग्वानिन बेसिस भी सेम होती हैं. क्रोमोसोम नंबर तो वैसे भी हर सब ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेगा, तो ये भी सही है. जीन्स भी सेम ही होंगे भाई. हाइट का जीन की जो पोजीशन होगी वही दूसरे वाले इंसान में भी वही होगी.
और ये तो ट्विंस की बात हो रही है, तो जीन्स सेम होंगे। हाँ, एलील्स डिफरेंट हो सकता है, जैसे हाइट की अगर आप बात करो तो हाइट वाला जीन जो है वो दोनों में सेम है, लेकिन एक का फॉर एग्जांपल टॉल है, एक का शॉर्ट है, तो एलील्स डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए ये सब में सेम है, टोटल एडेनिन ग्वानिन भी सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, एलील होगा। चलें, 2013 का सवाल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इन अ पेडिग्री वेयर ओनली वन बॉय इज अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सप्लेन द कंडीशन। ये हमारे पास अलग से टॉपिक है। पेडिग्री बेसिकली एक फैमिली, बायोलॉजिकल तरीके से जब आप फैमिली चार्ट बनाते हैं, जब आपको फैमिली हिस्ट्री चेक करनी होती है तो आप पेडिग्री बनाते हैं उस चीज़ की। इसको हम तो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन खैर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कि हम लोग पेडिग्री वाला टॉपिक यहाँ पे ओपन करें। जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे सी ओके, एक पेडिग्री के अंदर उसने बोला है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन बॉय इज़ अफेक्टेड, यानी कि आपके पास एक बॉय अफेक्टेड है, तो बताइए कौन सी चीज़ कैन नॉट एक्सप्लेन द कंडीशन। तो ओनली वन बॉय इज़ अफेक्टेड विच मीन्स उसके पास कौन से क्रोमोसोम्स होंगे। पहली बात, मेल के पास XY, ऐसा ही है। एग्जैक्टली, ऑप्शन ए ठीक है। क्यों, व्हाट डू यू, क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि बाकी चारों ऑप्शंस ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं था तो कॉलेज का नोट एक्सप्लेन कर देता, तो ये वाला, क्योंकि अगर वो रिसेसिव रिसेसिव होगी तो ही तो एक्सप्रेस होगी। वो कह रहे हैं कि कौन सा बॉय इज अफेक्टेड, डेफिनेटली अगर एक्स रिसेसिव होगा तो फिर भी उसके अंदर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक एक्स है, तो इसमें भी बॉय इफेक्टेड है, ठीक है। दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर्स हैं तो डेफिनेटली बॉय इफेक्टेड है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव है हमारे पास, तो इस कंडीशन में भी बॉय इफेक्टेड हो सकता है। और रही बात ऑटोसोमल, मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है ऑटोसोमल का, क्योंकि हमारे पास दो तरीके का क्रोमोसोम है, जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। तो ऑटोसोमल अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक स्पर्म के अंदर ऑटोसोमल कोई कैरेक्टर रिसेसिव है और वो अफेक्टेड है, तो वो भी पास ऑन हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, तो उस केस में भी बॉय कुड बी अफेक्टेड। और कोई म्यूटेशन की वजह से भी ऑफकोर्स कोई डिजीज़ हो सकती है और अ बॉय कैन बी अफेक्टेड। हाँ, अगर एक हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो उस केस के अंदर आप ये नहीं कह सकते ओनली वन बॉय इज़ अफेक्टेड, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा तो एग्जैक्टली तो यहाँ पे वन नहीं आएगा। अगर यहाँ पे वन नहीं लिखा हुआ होता तो ये भी चीज़ सही हो जाती, क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है सो डेफिनेटली आपके पास बॉय इफेक्टेड तो होगा, लेकिन ओनली वन बॉय इज़ अफेक्टेड विच मीन्स कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। अगर डोमिनेंट होता तो ऑल मेल्स शुड हैव बीन अफेक्टेड, ठीक है। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा वियर्डली पूछा हुआ था, अजीब तरीके से, पर इट वाज अ गुड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं इनको मैं हाईलाइट करी हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 38 नहीं, क्वेश्चन 2018 में आया हुआ सवाल है, क्वेश्चन 27 था उसका। तो आपके पास जीन्स हैं PQRS, जीन का नाम उन्होंने रख दिया, एक ही क्रोमोसोम पे आपको ये जीन्स मिल रहे हैं PQRS, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो PQ है उसका क्रॉसओवर 35% है, PR का 5%, RQ का 40%, QS का 10% और RS का 30%। आपको बताना है कि जीन ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे। It's a good question.
हाँ आंसर नहीं पता मैम। ओके। आपको जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए और उसकी बेसिस पे आप ये सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें हमारे पास उसने कहा है कि जीन्स है आपके पास, ये आपको बताना है कि उसका जीन ऑर्डर क्या है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ये जो इन्होंने परसेंटेज दी हुई है किस चीज़ की परसेंटेज है, ये क्रॉसओवर की परसेंटेज है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी इसका मतलब क्या है कि वो जीन्स उतने ही करीब हैं। ठीक है, जब आप ऑर्डर करते हैं जीन्स का, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे करता है कि उनका क्रॉसओवर कितना ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज किन दो जीन्स में है। और क्यों मैं फिंगर क्यों मैं हाँ, पी क्यू में भी अच्छी खासी 35% और आर क्यू में भी 40%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू जो है वो आपको, ये बनाते हाँ वो आपको साथ मिलने की चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे किसकी है, आर क्यू की है। और जिसकी परसेंटेज कम है तो उनके दरमियान में उनका ऑर्डर वो क्या होंगे, वो जीन्स दूर होंगे, अलग होंगे। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे आपको जस्ट अजम्पशन से इनका ऑर्डर करना है। पहले तो कैसे करेंगे, अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। पी क्यू इन्होंने साथ रखा है, ठीक है, पी क्यू का परसेंटेज ज़्यादा है तो ये ऑर्डर में साथ होने के चांसेस हैं, तभी इनका क्रॉसओवर की परसेंटेज ज़्यादा है। उसके बाद क्यू आर अगर आप देखो और क्यू एस के दरमियान में इन्होंने आर को पुट किया है। क्यू एस के दरमियान में 10% की क्रॉसओवर था विच इज़ ओके, लेकिन आर एस के दरमियान में 30% है और आर एस के इन्होंने साथ में पुट किया है, ठीक है। आर क्यू 40 है, इन्होंने आर क्यू को साथ में रखा है। पी आर जो है वो 5 है तो इनको इन्होंने दूर रखा है, लेकिन पी आर सबसे या सो जस्ट वी नीड टू करेक्ट दैट कि यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया था पहले। जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि जीन्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पी क्यू है तो पी क्यू यहाँ पे क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए है तो यहाँ पे पी क्यू क्या है, साथ है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो आर क्यू जो है वो उसके दरम्यान में क्या है 40% है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में अगर आप देखो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि उन्होंने पी क्यू को साथ में रखा था। जबकि जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतने वो अपार्ट होंगे, दूर होंगे जीन्स, ठीक है। तो ऑर्डर में आप उन्हें साथ नहीं रख सकते। चलो इसमें क्या कह रहा है वो, ऑप्शन बी में आप व्हाट डू यू थिंक, ऑप्शन बी हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दोबारा से Q और P को साथ रखा है तो उनकी परसेंटेज क्रॉसओवर की ज़्यादा है, दे शुड बी अपार्ट। ऑप्शन बी इज़ एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, R और S जो है वो 30% है विच इज़ अ प्रीटी हाई परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीन साथ नहीं होंगे ऑर्डर में, तो वी आर द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन डी, इसीलिए वो ठीक है। और अगर आप वैसे देखो भी इसे एनालाइज करो तो ये सही ऑप्शन है क्योंकि आर पी 5% है तो ये करीब होंगे जीन्स, ठीक है। और एस क्यू जो है, एस क्यू की परसेंटेज भी क्या है, कम है, ठीक है। और पी एस इन्होंने हमें क्रॉसओवर में नहीं दिया हुआ तो वी डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट दैट। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ जस्ट लेट मी नो इफ दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये एक आई थिंक ये दिस वाज अ न्यू टॉपिक फॉर यू, ठीक है। ये क्लास में हमने नहीं ऐसा कुछ भी डिस्कस किया था, तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जस्ट नोट दैट डाउन के
जो क्रॉस ओवर की परसेंटेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जीन्स के डिस्टेंस के, कि क्रॉस ओवर की परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो जीन्स के दरम्यान में डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। नहीं ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जैक्टली। जैसे अगर पी क्यू है तो उसकी परसेंटेज क्रॉस ओवर की ज़्यादा है तो उनके दरम्यान में डिस्टेंस पे क्या है? ज़्यादा होगा। ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 30 है ये हमारे पास, 2021 में आया हुआ सवाल है, विच स्टेटमेंट्स अबाउट SRY जीन आर करेक्ट? ये ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा SRY जीन बता दूं, उसके बाद आप आसानी से बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। SRY जीन स्टैंड्स फॉर, हमारे पास जो Y क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम पे एक जीन होता है जिसको कहते हैं SRY जीन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y। ठीक है, Y क्रोमोसोम पे SRY जीन होता है। इस जीन का काम होता है, स्पेसिफिकली ये Y क्रोमोसोम पे ही होता है, दिस जीन इज इक्वल टू मेलनेस। तो जितना भी मेलनेस का कैरेक्टर होता है, फेशियल हेयर या फिर थिकनेस इन द फ्रीक्वेंसी, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, तो ये जितना भी कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस, ये सारी चीज़ें आपके पास मेलनेस में आ जाती हैं। और अगर ये जीन जो है इनएक्टिव है, मतलब Y क्रोमोसोम तो है, अगर एक किसी के पास Y क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल है, उसके पास Y क्रोमोसोम है, लेकिन अगर ये जीन SRY जीन इनएक्टिव है, तो इसका मतलब क्या कि उसके अंदर, उस इंसान, उस लड़के के अंदर हमारे पास मेल कैरेक्टर्स नहीं डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। This is 1, this is 2, this is 3. SRY जीन समझ आ गया आपको? SRY जीन के बारे में 2-3 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात, ये किसके अंदर है? ये Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, सही है। इसका काम क्या है? इसका काम है मेल कैरेक्टर्स, ठीक है, जितना भी मेल कैरेक्टर है उसको डेवलप करना मेल्स के अंदर। ठीक है, अब ऑप्शन 1 देखो, उसमें कह रहा है कि इंसर्शन, किसकी इंसर्शन? SRY जीन की। अगर आप SRY जीन की इंसर्शन, यानी कि X क्रोमोसोम में अगर आप ये जीन डाल देते हो, ठीक है, एक फीमेल जायगोट है, इसके अंदर मैंने क्या किया? SRY जीन इंसर्ट कर दिया बाहर से, तो क्या ये मेल कैरेक्टर्स कॉज करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि SRY जीन का मतलब ही क्या है? मेल कैरेक्टर्स को कॉज करवाना। समझ आ रही है? तो ऑप्शन 1 तो सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 में वो कह रहा है एबनॉर्मल स्पर्म विथ SRY जीन कुड कॉज ट्राइसमी फीमेल। तो ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि एबनॉर्मल स्पर्म है हमारे पास, उसमें SRY जीन है, तो SRY जीन इन स्पर्म वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या वो ट्राइसोमी फीमेल? SRY जीन जो है वो मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे ट्राइसोमी फीमेल कैसे बनेगी? ट्राइसोमी फीमेल का मतलब क्या होता है? जब फीमेल के अंदर 3 क्रोमोसोम्स हों, X, X, Y, तो दिस कंडीशन इज ट्राइसोमी फीमेल। आपको पता है क्या होता है कभी कभी ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, या फिर जब आपके पास जो पकाइटीन स्टेज होती है प्रोफेज 1 मेयोसिस के अंदर, डिसजंक्शन की वजह से
जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ कॉज हो जाती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स। तो उसमें एक कंडीशन होती है XXY। इस कंडीशन के अंदर एक एक्स्ट्रा हाँ जी XXY, ठीक है। इसके अंदर इस कंडीशन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा X होता है इन मेल्स। इसकी रिजल्ट में क्या होता है, आपको फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं इन मेल्स, एंड दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड एज क्लाइनफिल्टर्स। ठीक है, एक ये कंडीशन है। दूसरा, आपके पास कभी कभी क्या होता है, फीमेल्स के अंदर एक आपको सिर्फ और उसके पास 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 नॉर्मल है लेकिन 22 होता है। तो एक मिसिंग एक्स है किसमें, फीमेल में। इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल होती है उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उसके अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, बिल्कुल ही नॉर्मल है वो जो टर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर है। ठीक हो गया, तो ये दो कंडीशंस हैं। तो ट्राइसमी फीमेल्स SRY को कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। SRY इज इक्वल टू मेल कैरेक्टर्स, दिस वोंट कॉज ट्राइसमी फीमेल। मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक नहीं जाएगा, SRY तो है ही मेल कैरेक्टर। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया, राइट। ऑप्शन स्क्रीन ओके, जस्ट लेट मी नो व्हेन इट्स विजिबल। ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब आप ऑप्शन 3 को पढ़ें। अब आप बताएं कि ऑप्शन 3 आपको क्या सही लग रहा है। ठीक है, वो सिंपल सी बात है। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही है एक्स स्पर्म पे, एक्स स्पर्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो जो एक स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम को वो कैरी कर रहा है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में प्लेस SRY ऑन एक्स स्पर्म। ठीक है, तो जाहिर है स्पर्म के अंदर हमारे पास SRY जीन आपको मिलेगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ऐसा नेचुरली होता नहीं है क्योंकि SRY आपको मेल्स में भी मिलता है, लेकिन अगर आप खुद से क्रॉसिंग ओवर करके मे प्लेस, यू आर डूइंग दिस क्योंकि आई मेंशन बिफोर नेचुरली SRY इज़ ऑन वाई क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन इफ़ SRY आप एक्स स्पर्म पे प्लेस कर रहे हैं तो दिस विल कॉज मेलनेस। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि SRY जीन इज़ इक्वल टू मेल कैरेक्टर्स, इज़ इक्वल टू मेलनेस। तो इसीलिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हुई यहाँ पे, 1 and 3, राइट। ओके, गुड, समझ आ गई, ये बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन। लास्ट 2-3 सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन ये 2018 में आया हुआ सवाल है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक डोमिनेंट अलील है एक्स क्रोमोसोम पे, एक हमारे पास इंडिविजुअल है XZ। भाई एक बंदा है उसका नाम है Z, ठीक है, उसमें एक्स क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट अलील है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अच्छा, हमें नहीं पता कि इंडिविजुअल मेल है या फीमेल, लेकिन उसने हमें बस बोल दिया कि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट है तो वो एक्स में भी, मतलब फीमेल में भी एक्सप्रेस करेगा और मेल में भी करेगा। मेल में तो वैसे भी करेगा।
ऑप्शंस पढ़ें हम लोग, चलें इसको पढ़ लेते हैं. इफ़ Z इज़ अ मेल, अगर मेल है हमारे पास Z, ठीक है, he inherited it from father. एक आपके पास X क्रोमोसोम है, ठीक है, और वो उसके ऊपर एक डोमिनेंट एलील है. आपके पास अगर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि Z जो है वो मेल है, तो मेल के अंदर क्या होता है, XY होता है. फीमेल्स मतलब मदर से उसको हमेशा X मिलता है और फादर से उसको हमेशा सन को Y मिलता है. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि वो कह रहा है, देखो X क्रोमोसोम की आपने बात की है ना, तो ही इनहेरिटेड इट का मतलब क्या है, X क्रोमोसोम फादर से. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर X आता फादर से तो वो तो डॉटर बन जाती. ऐसा ही है. हमेशा याद रखिएगा, वाई क्रोमोसोम जो है ना, फादर से अगर फादर से सन को वाई क्रोमोसोम मिलता है, ठीक है. यहाँ पे कौन से क्रोमोसोम की बात हो रही है, एक्स की, और वो कह रहे हैं वो मेल है. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर ये मेल है, उसके पास एक्स वाई है, वाई उसको फादर से मिला, एक्स उसको मदर से मिला, तो एक्स जो मिला है वो मदर साइड से मिला है, नॉट फ्रॉम फादर साइड. इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है. नाउ ऑप्शन बी अगर आप देखो तो वही चीज़ उसने बोली, अगर जी जो है वो मेल है तो जाहिर है जो एक्स वाला जीन है वो उसकी मदर साइड से मिला होगा. इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये बात समझ आई है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. लेकिन आप दूसरे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. अगर जी हमारे पास फीमेल है तो यानी कि एक्स है, तो दोनों पेरेंट्स मस्ट हैव इट, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. क्योंकि अगर एक भी इसमें से आपके पास अफेक्टेड होगा, तो क्योंकि एक्स कैसा था, एलील कैसा था, डोमिनेंट था, तो ज़रूरी नहीं, इसने लिखा है मस्ट हैव, ज़रूरी नहीं. अगर एक साइड से भी उसको ये डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है तो वो एक्सप्रेस करेगा. ठीक है. इफ़ एजर इज़ मेल, अगर जी हमारे पास मेल है, उसके पास डॉलर्स हैं, तो सब डॉलर्स के पास इफेक्ट होगा, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. क्योंकि ओके, एजर इज़ अ मेल. जेड खुद क्या है, मेल है, ठीक है. और यहाँ पे अगर उसकी हम लोग क्या करें, वो कह रहे हैं कि सारी डॉटर्स क्या होंगी, इफेक्टेड होंगी. हाँ, ये एक अच्छी स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न इन द लास्ट क्लास? ये रॉन्ग है. कैसे? इसलिए क्योंकि जी के अंदर जो है ना, ये एक्स ट्रेट है, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है. और जी से तो हमेशा डॉटर होगी, तो हमेशा जी से देखो, जेड खुद क्या है, जेड खुद एक्स वाई है. अगर उसकी डॉटर्स होंगी तो वो कह रहे हैं वो सारी ऑल विल बी इफेक्टेड. आई थिंक फिर हमारी दूसरी स्टेटमेंट गलत हो सकती है. ये वाली? वो इस तरह से, हाँ. हाँ जी, ऐसे भी तो हो सकता है कि उसकी मदर्स के पेरेंट हेल्दी हो, वो ये डिजीज से फादर से आई हो. नहीं, ये हो सकता है कि सिर्फ मदर्स के दोनों पेरेंट की बजाय एक पेरेंट में कंडीशन हो जाए. ऑप्शन बी की आप बात कर रहे हैं, राइट? बी में, डी मुझे गलत लग रहा है. अच्छा, डी. हाँ, नहीं वो, लेकिन वो कैसा है, हमेशा जो मेल जो फादर है, अगर जेड फादर है तो उसकी सारी डॉटर्स इफेक्टेड होंगी. मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखें फादर से आपको एक्स मिलता है, ठीक है. अगर एक्स इफेक्टेड है तो ऑफ कोर्स डॉटर के पास एक्स जाएगा. डॉटर के पास दो एक्स हैं, एक मदर से आ रहा है, फादर से आ रहा है. तो अगर एक्स आ रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर कैसा है, वो कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो जाहिर है सारी डॉटर्स इफेक्टेड होंगी. ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी भी सही है. इफ़ जेड इज़ मेल, अगर जेड मेल है तो जाहिर इसके पास एक्स वाई होगा. एक्स किससे मिला है, इसको मदर से मिला. सही है. अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट कौन सी चूज़ करूँगी, बी वाली, क्योंकि हियर
हाँ वी कुड बी रॉन्ग। वो इस तरह कि बी स्टेटमेंट कह रही है कि अगर किसी एक मेल है तो जो मदर के पेरेंट हैं उन दोनों में कंडीशन होगी, तो ये बात ज़रूरी तो नहीं है। ओके, यहाँ पे पेरेंट हो भी लिखा सकता हुआ है है, ठीक है। ओके, नाउ इट्स मोर इंटरेस्टिंग। मैंने पेरेंट नहीं पढ़ा था, थैंक यू फॉर दैट। सो यस, मदर के पेरेंट्स से अगर ये कंडीशन मिल रही कंफ्यूजन है, होगी। नहीं फिर भी देखें, ये जो ऑप्शन है ये फिर भी गलत नहीं होगा। अगर है तो कैसे है, अगर सही है तो कैसे। देखो, उसने कहा कि z क्या है, हमारे पास मेल है विच मीन्स वी हैव x और y। ओके, उसने कहा कि मदर पेरेंट्स हैव हैड दिस कंडीशन। इसकी जो मदर थी यानी कि x, जी उसके पेरेंट्स यानी कि उसके पेरेंट्स कौन होंगे, फादर x y, मदर x। एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं कि दोनों पेरेंट्स के पास वो कंडीशन हो, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब है। वाओ, इट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन। ओके, गॉट इट, जी मैम। ठीक है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2018 में आया हुआ सवाल है, विच एक्सप्लेन्स वाई अ हेल्दी सिस्टर एंड ब्रदर डिफर जेनेटिकली अदर देन सेक्स, यानी कि जेंडर। एक भाई बहन है हमारे पास, अदर देन जेंडर उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, किस तरीके से वो जेनेटिकली एक दूसरे से अलग होंगे। This is option 1, option 2, option 3. Apart from gender, how they are different. So independent assortment post-zygote, crossing over between sperm and egg chromosomes, random alignment during metaphase 1. हाँ, आई थिंक 1 और 2 ही ठीक है। 1 और 2 कैसे सही है? देखिए, वो कह रहा है कि डिफरेंट कैसे होंगे, कैसे एक सिस्टर एक ब्रदर है, दे आर हेल्थी, एंड हाउ दे आर डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम देयर जेंडर, और जेनेटिकली उसने बोला है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, फिर 2 और 3 हो गया। और ऑप्शन 2 कैसे सही है? देखो ना, जब क्रॉसिंग ओवर होगी जो एग के क्रोमोसोम्स में, तो वो वेरिएशंस आएंगे। ऑप्शन 1 आपको समझ आ गई, ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसकी वजह से हमारे पास ब्रदर और सिस्टर में डिफरेंस आ रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली मेंडल का थर्ड लॉ भी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास रैंडम सेपरेशन हो रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, सो जिसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, तो उस स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो एलील्स बहुत ही रैंडमली सेपरेट हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसका यहाँ पे रीज़न नहीं हो सकता कि वाई ब्रदर एंड सिस्टर आर डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया कि अदर देन देयर जेंडर। ओके, सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज हैपनिंग वेयर गैमेट फॉर्मेशन में वो चीज़ आ रही है, और डेफिनेटली सी बात है, फीमेल यानी कि सिस्टर, उसके अंदर ओवम फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन की हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हो रही है स्पर्म और एग क्रोमोसोम्स के दरमियान में, इसीलिए दे बोथ आर डिफरेंट। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि रैंडम अलाइनमेंट हो रही है मेटाफेज 1 में। आपको पता है जो मेटाफेज 1 है, जहाँ पे माइटोटिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है,
जिस तरीके से उनका जीनोटाइप डिफरेंट होता है, 2 भाई बहन है, उनके पेरेंट्स तो सेम है लेकिन वो दोनों अलग हैं, ठीक है। या फिर अगर आप एक भाई की भी बात कर रहे हो, बोथ ब्रदर्स, अगर वो ट्विंस नहीं हैं अनटिल एंड अनलेस, तो वो अलग दिखेंगे एक दूसरे से। कैसे? क्योंकि जब क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं माइटोटिक प्लेट पे ड्यूरिंग मेटाफेज 1, तो वो रैंडम अलाइनमेंट होती है, उसकी वजह से सारा आपके पास डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। रही बात ऑप्शन 2 की, क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन स्पर्म एंड एग क्रोमोसोम्स, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन ई यहाँ पे सही है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। हाँ। यहाँ तक बात क्लियर होगी।